अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट सेशन में आपको खुशामदीद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज और प्रोग्राम के इब्तिदा में हस्ब मामूल तारुफ मेरे साथ मौजूद हैं अनीक नाजी साहब, अदनान आदिल साहब लाहौर स्टूडियो से, नसीरुद्दीन खान नैयर साहब, राना बशर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अबूज़र सलमान याजी भी आज हमारे इस पैनल का हिस्सा हैं जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाले 2 अहम केसेस की समाअत की। दूसरे केस का तस्करा बाद में तफसील से करेंगे क्योंकि वो कासिम सूरी साहब जो कि साबिक डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी नहली के हवाले से एक केस है और उसमें भी बात हो रही है आर्टिकल 6 की। वो भी अपनी जगह अहम मुकदमा है, लेकिन जो मुकदमा जिसको लेकर एक साबिक जज उनकी रिजर्वेशन सामने आ रही हैं और समझ नहीं पा रहे हम भी और सुप्रीम कोर्ट भी कि ये मामला जो है ये इसका नुक्ता इर्तिकाज़ इंक्वायरी है उनके इल्ज़ामात की या उनका मिसकंडक्ट है जो उन्होंने तकरीर की बतौर जज। तो जो भी उसमें सवाल जवाब हुए उनका अगर क्रक्स देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवालात जो है वो सामने रखे हैं और उन 4 सवालात के हवाले से उन्होंने गाइडलाइंस मांगी हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले अबूज़र से ये जानें कि अबूज़र, अगर आप इन शॉर्ट इस केस को समझाना चाहें कि आगे ये कार्रवाई किस नुक्ते पर मुंतज हो सकती है। अगर आम बंदा इसको समझना चाहे तो ये एक साबिक जर्नैल की साबिक जज की साबिक जर्नैल के खिलाफ एक तरह की महाजराई है। क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर आगे जाके? देखें, अब तो जजमेंट मेरे ख्याल से रिजर्व हो गई है जी। तो इसको समझने के लिए थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझे कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने एक बार के फंक्शन में एक स्पीच की थी जिसपे उन्होंने अपने हाई कोर्ट के जजेस पे कुछ इल्जाम लगाए थे जो उनके साथी जजेस हैं, उसमें से काफी अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही है। और उन्होंने जब स्पीच की थी तो फिर उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में और फिर उनका वहां से उनका रिमूवल हुआ था। तो जो उन्होंने स्पीच करके इल्जाम लगाए थे उस पर ये कहा गया था कि फैसले के वक्त कि उन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की वॉयलेट की है, जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट है, क्योंकि जज से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो पब्लिक में इस तरह के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स थे। तो ये तो इनका केस था। तो खैर उनका फिर जब उन्होंने केस हुआ तो उन्होंने इसको चैलेंज किया अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन के थ्रू, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी और जो उनका रिमूवल था उसके बाद, तो वो अब पेंडिंग था। तो आज डिसाइड हुआ कि क्या उनका जो रिमूवल था वो ठीक था कि गलत। अब इस पे ये बात हो रही थी क्योंकि अगर आपने जजेस के क्वेश्चंस भी पूछे हो, खासकर जस्टिस मंदुखेल के, कि क्या चले हम बात से तो देख लें जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उस वक्त के जो DGISI या DGCA थे, जनरल फैज साहब थे, उन्होंने आपको अप्रोच किया, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, लेकिन क्या एज अ जज आपका वो कॉन्डक्ट ठीक था कि आप एक पब्लिक गैदरिंग में खड़े होकर स्पीच दे के इस तरह के इल्जाम लगाएं? कि क्योंकि तरीकाकार ये था अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, आपको कोई इल्जाम लगा रहा है, तो आप प्रॉपर जो प्रोसीजर है लॉ में आप चीफ जस्टिस आपको अपने कंप्लेंट कर सकते हैं। तो क्या आपका कॉन्डक्ट मिसकॉन्डक्ट में आता था, नहीं आता था? ये उनसे सवाल जवाब किए गए, सारा कुछ सुना गया। उसमें हामिद खान साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब उस पर रिजर्व हो गया फैसला, अब सब जुडिस है, लेट्स सी वो क्या कहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं इसमें कंप्लेंट आई थी, इसमें जस्टिस हसन अजहर रिजवी तो रिमार्क्स दे रहे हैं कि शौकत सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था। जी देखें, सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर होती है ना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, कि एक तो या आप उनको रेफरेंस सटर भेज सकता है या कोई प्राइवेट पर्सन कंप्लेंट कर सकता है, या उनके पास इंफॉर्मेशन कोई सरफेस पे है कि देयर इज अ वायलेशन ऑफ अ कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसकी बेसिस पे भी वो खुद भी ऑन इट्स ओन भी एक्शन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये 3 तरीकाकार होते हैं। तो इनके तरीकाकार इसमें ये फॉलो हुआ था कि इंफॉर्मेशन सरफेस हुई, एक स्पीच हुई, फिर उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चली और उसका ये आया। अब ये डिटरमिन बेसिकली करना है सुप्रीम कोर्ट ने जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में कि वेदर इनका रिमूवल जो था वो ठीक था कि गलत था, क्या इन्होंने मिसकॉन्डक्ट कमिट किया था, नहीं किया था। ये अब सुप्रीम कोर्ट क्या बाकी अब वो इस चीज की किस अच्छा, बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो हैं वो जो भी उसमें आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं उस पे जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी उनका क्या मतलब है उसे? देखें, मुझे ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एंगल से इस केस को नहीं देखा उस तरह कि क्या उनको उस वक्त के जो थे DGISI थे, जनरल फैज साहब थे, उन्होंने अप्रोच किया इस चीज को वो इन्वेस्टिगेट करने के एंगल से, उसको उस तरह सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही थी। मुझे ये लग रहा है उसके रीडिंग के दे वर मोर फोकस्ड ऑन क्या इन्होंने मिसकॉन्डक्ट कमिट किया कि नहीं किया। कासिम सूरी केस में तो चीफ जस्टिस ये रिमार्क्स दे रहे हैं कि कौन सा केस पहले लगना है कौन सा बाद में, जो हाथ सुप्रीम कोर्ट में आते थे अब हम उनको रोकेंगे। तो ये बड़े सिग्निफिकेंट रिमार्क्स हैं, देखते हैं। लेकिन अनीक साहब आपसे तो अच्छा, ये हाँ जी एक चीज मैं बता दूं,
ये कासिम सूरी साहब वाला जो केस है, ये आप थोड़ा समझ लें, ये था इनका जो इलेक्शन हुआ था 2018 जी, लश्करी रईसानी साहब चैलेंज कर चुके थे, वो उसकी डिटेल में हम जाएंगे क्योंकि उसमें भी बड़े टेक्निकल पॉइंट्स हैं। हमारा केस लगा नहीं जी, लेकिन इस केस से क्या लेना देना है कि जी जो उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग दी थी, असल में वो रूलिंग उन्होंने तब दी जब वो खुद स्टे पर थे, उसी नुक्ते पे है ना, तो हम इसको आगे चल के एलैबोरेट करेंगे। जी, देखिए वो एक डिफरेंट केस है, अब वो डिसाइड हो चुका है ऑलरेडी, 5 मेंबर्स वो डिसाइड कर रूलिंग पे, और उसमें वो बता चुके हैं कि इस पे आर्टिकल 6 बनता है, तो वो इस केस से कुछ लेना देना नहीं है। दिस केस इज रिलेटेड टू हिज इलेक्शन, और वो टेन्योर खत्म हो चुका है। तो इस तरह तो ख्वाजा साद रफीक साहब का केस था, आपको याद होगा, 4 साल स्टे पे बैठे रहे। फैसल वाडा साहब दोहरी शहरियत, वो 4 साल तक चलता रहा, डिसाइड नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं, और ओवरऑल ये सब एक केस स्टडी है। लेकिन वो जो केस जिसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट बैठी है अनीक साहब, ऐसे लगता है जैसे बहुत से मामलात में हम लकीर पीट रहे हैं। क्या आपको भी ये सिलसिला वही लगता है, और आपके ख्याल में ये कितना बड़ा चैलेंज है फॉर सुप्रीम कोर्ट के वो कार्रवाई को आगे बढ़ाए? जी यकीनन मेरा ख्याल है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का सबसे बड़ा जो, अब यूँ कहिए कि उनका उस तरह का जो यानी फ़ैन क्लब था, वो थोड़ा सा यूँ कहिए कि वो अभी अब उनको कुछ क्रिटिसाइज़ करने लगा है, और उस पर जो रद्द-ए-अमल हमने देखा है कि वो खैर वो जो हदूद से बाहर निकले उनकी तो खैर पकड़ दकड़ का वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन अब ये हो गया है कि वो उनके बारे में ये शोहरत हो रही है कि क्रिटिसिज्म को वो ज़्यादा शायद बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो उनके लिए ज़ाहिर है ये एक चैलेंज है। जो उनसे उम्मीदें और तवक्कुआत थी वो बहुत ज़्यादा बांध भी ली गई थी, क्योंकि उनका अपना कैरेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा, वो बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरे। लेकिन देखना ये है कि हमारे देखिए रियलिस्टिक अगर कोई भी हम रखें उम्मीद और रियलिस्टिक गोल्स जो कि हम अपनी मुद्दत में उसको यानी पूरा कर सकें, कुछ डिलीवर कर सकें जी। मैं ये समझता हूँ कि शायद अब ये सबसे बड़ा उनका इम्तिहान यही है कि अपने रिटायरमेंट से पहले, बहुत अर्सा नहीं रह गया अब इसमें, वो यानी वो फैसले कर जाएं। यानी देखें ना कि माजी के फैसले जो सियासी मुकदमात हैं उनको सुनना या वो गड़े मुर्दे उस तरह से उखाड़ना, बेहतर है कि वो कुछ इस तरह के फैसले करके जाएं कि आइन और हुक्मरानी, आइन की जो हुक्मरानी है पाकिस्तान में, वो मौजूदा निज़ाम में जितनी भी कायम हो सकती है उसमें उनका एक वो इस हवाले से तारीख में याद रखे जाएं। ठीक है, लेकिन आप अदनान अली साहब नोटिस करें कि रवैया सुप्रीम कोर्ट का मोहतात है, वो आइनी तवाज़ुन की बात कर रहे हैं, इससे क्या मुराद है? जाहिर है कि एक रियासती दायरा है जो बहुत हसास है अपने मामलात के बारे में, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके बड़े ओहदों पे जो लोग फाइज रहे हैं, और पाकिस्तान की एक मखसूस तारीख़ है, हम उससे तो सरफ नज़र नहीं कर सकते। यहाँ पर जो एक तारीख़ रही है, पाकिस्तान एक मुकम्मल तौर पे आइनी रियासत तो नहीं रहा जब से 75-76 साल हो गए हैं, एक नीम आइनी रियासत के तौर पे हमारा काम चल रहा है। अब इस तवाज़ुन को अगर आप बहुत ज़्यादा से छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ भी नताइज हो सकते हैं, क्योंकि हम सबको हक़ाइक़ तो मालूम है कि हमारी सिविल सोसाइटी कितनी मजबूत है, सियासतदान कितने मजबूत हैं, और हमारे रियासती इदारे जो हैं उनका तवाज़ुन कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ कम है। तो मेरा ख्याल है मोहतात तो रहने की ज़रूरत है, ताकि ये जो सिस्टम है ये स्टेप बाई स्टेप आगे की तरफ चले, ना कि ये कि फिर किसी और बहरान का शिकार हो जाए। क्योंकि अगर आप कोई बड़ा ऐसा काम करना चाहते हैं, जब देखें ना जनरल मुशर्रफ को गद्दारी के तहत ट्राई तो किया गया कि उन्होंने आइन इमरजेंसी लगाई, आइन को मुअत्तल किया, और फिर उनके ऊपर सजाए मौत का भी फैसला हुआ, लेकिन उस पर अमल तो नहीं हो सका था। और उस पर जो मतलब जाहिर है कि उनकी जो कम्युनिटी थी और इंस्टीट्यूशन था उसने उसको फेवरेबली नहीं देखा था। तो इसी तरह अब भी मसाइल हैं, और इसलिए एहतियात से चलना पड़ेगा। जो भी आगे बढ़ना चाहता है, हम चाहते हैं कि एवोल्यूशन हो, इर्तका हो, तो पाकिस्तान में कोई इनकलाब तो नहीं आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, और कोई ऐसा काम ना हो जिससे पूरा सिस्टम शेकअप हो जाए। अगर तो इंक्वायरी की बात हुई तो इसका मतलब है बात बढ़ेगी, फिर वो जाएगी वहाँ तक जब ये तकरीर की गई और सारे मामला जो हैं वो खंगाले जाएंगे। आपके ख्याल में अगर इंक्वायरी होती है इस मामले की राना साहब, तो एस्टैब्लिशमेंट रिएक्ट कर सकती है? देखिए, अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बैक बर्नर पे हैं। जैसे अभी जिक्र हुआ मुशर्रफ साहब की फांसी का,
अब मुशर्रफ साहब को फांसी अगर आपने देनी थी तो उनकी जिंदगी में दे देते उनको फांसी आप, लेकिन आप एक शख्स जो चला गया इस दुनिया से, आप उसके बाद उसको फांसी दे रहे हैं, तो ये कोई तुक बनती नहीं है। और वैसे भी आपने जो चीजें करनी होती हैं, अगर वो उसको टाइम पे की जाए चीजें, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपकी टाइमिंग ही गलत है और फिर आप इस किस्म की चीजें करेंगे तो वो आप यू आर लाइक यू आर डिस्टर्बिंग द, आई वुड से, द न्यूक्लियस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं को बेल आउट नहीं कर रहा किसी को, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर एक जिंदगी में अगर आपने एक चीज प्रूफ कर दी है तो फिर आप उसको जिंदगी में करें ना। अब ये कितना अजीब मजाक बना हुआ है कि एक शख्स इस दुनिया में नहीं है, वो 6 फुट नीचे उतर चुका है जमीन के, आप उसको फांसियां दे रहे हैं। ठीक है, सो ये तुक बनती नहीं है। तो आई पर्सनली थिंक कि इसको छोड़े इन चक्रों को, ये नहीं होने वाले काम। और ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे सब लोग पारसा हैं, यहाँ पे कोई मतलब कि यहाँ पे गलतियां होती हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं, बिल्कुल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन काइंडली थोड़ा सा देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे और भी बहुत कुछ हो रहा है जिसको इग्नोर किया जाता है। सो आई पर्सनली थिंक कि वन शुड मूव फॉरवर्ड, आगे चले। ये पीछे आप पिछली चीजों को बैठ के खंगालते रहेंगे, पकड़ के निकालते रहेंगे, कोशिश करेंगे कोई पंडोरा बॉक्स खुल जावे और सारी कौम जो है एक डिसेप्शन में लगी रहे, उससे मिलेगा कुछ नहीं। अच्छा। और आगे चले, आगे जो चीजें सीधी करने वाली है उनको करें, जो प्रायोरिटी है उनको लेके आगे चले। ये क्या है, ऐसी तमाशा है खुदा की कसम, ये आप कहाँ की चीजें कहाँ पे लेके आ जाते हैं। अच्छा। ये इस तरह मत करें, देयर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डू। सो ठीक करें, कोई जुडिशियल रिफॉर्म्स लेके आए, कोई यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स लेके आए, कोई अपना किबला दुरुस्त करें, मतलब ये इस तरह की बातें करें। कोई ये इधर उधर की मुझे कुछ समझ नहीं आती बात। ठीक ये है। इसमें ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम, और इस टाइम वेस्ट करना है तो ठीक है, करते रहे, तो इसको निकाल के बैठे रहे चीजों को। दुनिया कहाँ जा रही है, आपकी नेबरिंग कंट्रीज कहाँ पे जा रही है, आप किसी और चक्कर में पड़ रहे हैं। ठीक है, इसको छोड़ दें, आगे चले, वैसे फॉरवर्ड। हाँ ठीक है। ये नहीं सब आप समझ रहे हैं, राना साहब किसी मुखातिब करके कह रहे हैं कि आगे चले। हमारे चीफ जस्टिस कह रहे हैं पुराने कोर्स को, जी जी, किसको कह रहे हैं राना साहब? सबको कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, सबको कह रहा हूँ। अच्छा चीफ जस्टिस, जी जी, राना साहब के मुखातिब वही हैं जिनकी ऑब्जर्वेशंस या एक्सप्रेशन इस वक्त ज़ेर बहस है। वो आला ओहदों पे बर्जमान है, उन्हें चाहिए कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखें। माजी के वो वाक़यात। नहीं, एक मिनट सर, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं एक मिनट क्लैरिफाई कर दूं। मेरे ख्याल में आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं चीजों को। मैं किसी एक को सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस कंट्री। आई एम नॉट सिंगलिंग आउट एनीवन, और आई एम नॉट राना साहब कह रहे हैं मूव ऑन। थैंक यू सर। नहीं लगती कि लेकिन बात वही है जो आज जी जी मौजूए गुफ्तगू है। हाँ, दो ही बातें हैं कि शौकत सिद्दीकी साहब के मुकदमा का अब क्या किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त सबसे अहम नुक्ता ये है कि क्या उन्होंने एक पब्लिक स्पीच करके जिसमें उन्होंने कुछ सर्विंग जनरल्स के या ऑफिसर्स के कॉन्डक्ट को क्रिटिसाइज किया, राइट या रॉन्गली, क्या उससे कोई मिसकॉन्डक्ट कमिट हुआ या नहीं हुआ? जी, इंक्वायरी नहीं की गई या की गई, इस पे शायद वो नहीं जाएंगे। इस वक्त सबसे अहम बात यही है कि जब उनके पास और दूसरे कोर्सेज ओपन थे तो उन्होंने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म को क्यों इस्तेमाल किया? अब ये अदालत उज़्मा के इख्तियार में है कि वो जनाब साबिक जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के इस फेल को मिसकंडक्ट शुमार करते हैं या नहीं करते। दूसरी बात यह है कि कासिम सूरी साहब ने जो रूलिंग दी थी, क्या उससे आइन शिकनी हुई है या नहीं हुई? ये वो रॉन्ग थी जो उसी वक्त रिड्रेस कर दी गई थी, और अगर वो रूलिंग गलत थी तो फिर रूलिंग देने वाले नहीं, असल मिसकंडक्ट तो फिर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का है, जिन्होंने एडवाइस दी और प्रेसिडेंट ने फौरी तौर पे नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी। जी, फिर तो यह सभी पे मुकदमा चलाए फेडरल गवर्नमेंट। ये इन बातों की तरफ रिवर्स जाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच यही है कि माजी में केसेस कैसे फिक्स होते रहे या कैसे नहीं फिक्स होते रहे, आप मुस्तकबल में इस अमल को, केस फिक्सेशन को दुरुस्त कर दें, स्ट्रीमलाइन कर दें कि केसेस अपनी बारी पर ही फिक्स हों, ताकि किसी को ये शिकायत ना रहे और जब केस फिक्स हो तो वो उस वक्त तक फिक्स रहे जब तक वो डिस्पोज ऑफ ना हो जाए। ठीक है। अब दूसरी जो अहम बात आज है आपके सामने, वो सिर्फ यही नहीं कि किस फेल से आइन शिकनी हुई है, ये पिछले साल से आइन शिकनी हो रही है कि अब पंजाब और सूबा सरहद में असेंबली डिसॉल्व होने के बाद आइन में दी हुई मुद्दत के दौरान इंतखाबात का ना करवाना और केयर टेकर गवर्नमेंट्स को 1 साल तक तवालत देना, क्या वो भी आइन शिकनी के जुमरा में नहीं आता? लेकिन ये एक बहस तलब अमर है। चले बहस तलब है, आईनी खिलाफ वर्जी संगीन आइन शिकनी के मुतरादिफ है या नहीं। हाई ट्रीजन एक डिफरेंट एक्ट है और आइन की खिलाफ वर्जी और चीज है और आइन शिकनी और चीज है। इन दो चीजों में बड़ा हेयरलाइन मार्जिन है। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है आइनी अमल आइन शिकनी नहीं है जी। अभी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के अपने इख्तियारात के दरमियान भी तवाज़ुन कायम करने की बात कर रही है, लेकिन इसी असना में हम देख रहे हैं कि आफिया शहरबानो केस, उसके फैसले के हवाले से अब फेडरल गवर्नमेंट ने अपील कर दी है। आपके ख्याल में जिस तरह ताहयात नहली वाला मामला वो फैसला कलअदम करार दिया गया, ये भी कलअदम हो सकता है? होगा तो क्या असरात होंगे? इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शायद खुद भी अपने रूल्स असर नौत वज़ा करे। अच्छा। और ये तब्दीलियों का साल है और इसमें बहुत सारे फैसले रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है। ये फिर आगे ये भी रिवर्स हो सकते हैं। पाकिस्तान में कोई रिवर्स ही रिवर्स है तो फिर फॉरवर्ड लुकिंग कैसे अप्रोच आएगी और वो करेगी? अभी राना साहब कह रहे हैं कि आप इस्लाहात करें। इस्लाहात तो गवर्नमेंट का काम है, जब कोई तगड़ी गवर्नमेंट आएगी तो वही इस्लाहात कर सकेगी। जी करें ना जी, इस्लाहात करें ना, तगड़ी गवर्नमेंट क्या, तगड़ी गवर्नमेंट आने देना। वैसे आयशा, आम आदमी जो पाकिस्तान का है उसका इन टेक्निकल जो मुशगाफियां हो रही हैं उसका उसकी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है? मतलब ये कि एक साल में 125% बिजली महंगी हो गई, 400-500% गैस महंगी हो गई, 40% आबादी यानी 10 करोड़ लोग गुर्बत, इंतहाई गुर्बत का शिकार हैं, 3.25 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, इतने मसाइल हैं आम लोगों के। और ये जो अदालती फैसले पुराने, रिवर्स, मुशगाफियाँ, शौकत सिद्दीकी का केस, ये कोई नेशनल इशू तो नहीं है। ठीक है कि एक प्रिंसिपल्स तय होने चाहिए और वो रहने चाहिए, लेकिन हमारी कोई फॉरवर्ड लुकिंग भी तो अप्रोच हो ना। ठीक है, बिल्कुल सही। और मैं नानादल साहब से एक मरतबा फिर इत्तफाक करते हुए ये कहता हूँ कि इसका मतलब मैं आपके साथ हूँ, असल मसाइल ये हैं और इसके लिए फिर हमें ब्लूमबर्ग की वो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए कि किसके दौर में माशी तरक्की हुई। और उसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में एक बानी पीटीआई को मकबूल भी करार दिया गया है। ये तजादात खुले हैं और इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद आके। वेलकम बैक टू द शो। एक और टेक्निकल पॉइंट जो कि अबूज़र के सामने रखेंगे। आज भी जो सवालों जवाब हुए अबूज़र, उसमें हमने ये जानना है कि इसी समात के दौरान अटॉर्नी जनरल ने ये बताया कि वो एक अपील लेकर गए हैं जिसमें रिटायर्ड जजेस के हवाले से जो मामला है उस पर वो अपील फ़ाइल कर चुके हैं, जिसको जल्द नंबर लग जाएगा। हमें ये जानना है आपसे कि अगर उस केस की समात होती है तो कौन कौन निर्णय में आ सकता है, क्योंकि कार्रवाई तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही होगी। और आज चीफ जस्टिस फाइज ईसा ये कह रहे हैं कि जो भी अगर ओहदे पर रहता है तो उसे जवाब देना होगा बाद में। जी देखें, इस पे जो जजमेंट्स हैं हमारे पास सुप्रीम कोर्ट की कि जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई है वो एक हाजिर सर्विस जज के खिलाफ हो सकती है। तो उस जजमेंट को आए हुए तो काफी अरसा हो गया। तो अब उस जजमेंट को अनलेस अपील में आप अगर सेटिस्फाइड ना करें तो फिर जब तक वो जजमेंट एग्जिस्ट करती है तो कार्रवाई तो नहीं हो सकती। अब वो देखना पड़ेगा कि कितनी कंप्लेंट्स इस वक्त रिटायर्ड जजेस के खिलाफ पेंडिंग है। अगर सबसे पहली जो आपका वो होगा, हर्डल होगी, वो ये होगी कि इसको एक लार्जर बेंच सुनेगा और उसको सेटिस्फाइड करेगा जजमेंट में। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसमें जब आपको याद होगा उसकी जो जजमेंट आई थी उन्होंने कहा था ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं है, ये प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। दैट मींस पुरानी जजमेंट्स की अपील एंटरटेन हो सकती है, नहीं हो सकती, या वो टाइम बार्ड है।
तो ये अब देखना पड़ेगा। अगर फॉर इंस्टेंस, क्योंकि आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस था उस पर काफी बात हुई थी कि वो अब अपील फाइल कर सकते हैं पनामा जजमेंट के खिलाफ, लेकिन फिर जब जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने ये कहा था कि ये एप्लीकेबल है अप्रैल के बाद की जजमेंट से, जब से कानून आया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। तो इसमें तो जजमेंट्स काफी पुरानी है, तो अब ये फेडरल गवर्नमेंट को सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि ये टाइम बार्ड अपील है, इसको वो कैसे सुन कैसे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले सवाल होगा क्या ये अपील मेंटेनेबल भी है कि नहीं, फिर उसके बाद आगे बात है। और जैसे आपने कहा कि बायगॉन्स हो चुकी कासिम सूरी वाली बात, लेकिन उसमें नईम बुखारी साहब ने यही इस्तदलाल जब जस्टिस काजी फायज ईसा को दिया, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक स्टे पर आप असेंबली एंजॉय कर लें और उसके बाद आप ये इकदाम भी करें तो आपको जाने दिया जाए, अगर जरूरत पड़ी तो 2018 के इलेक्शन का पूरा मामला देखेंगे। तो क्या डायरेक्शन लग रही है आपको इस केस की? फिर देखिए, डायरेक्शन मुझे कुछ नहीं लग रही, मुझे सिर्फ मेरे ख्याल से स्टेटमेंट्स की हद तक लग रही है कार्रवाई, क्योंकि इस तरह की मिसालें मैंने पहले बता दिया आपको, बहुत सारी मौजूद हैं। और एज फार एज आर्टिकल 6 वाला इशू इज कंसर्न, वो सेटल्ड है। 5 मेंबर बेंच जजमेंट दे चुका है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बेस पे, आर्टिकल 6 नहीं लगता। अच्छा। और जहां तक अगर आर्टिकल 6, देखिए मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, जनवरी में पंजाब हुकूमत खत्म हुई थी यहाँ पे, और 3 महीने गुजर गए जो आइन कहता है, उसके बाद इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट आनी थी। अगर आर्टिकल 6 किसी को लगता है तो ये जो आपके इंटरिम पीएम, खासकर इंटरिम सीएम्स हैं जो एक साल से बगैर किसी मैंडेट के बैठे हुए हैं, आपका आइन सस्पेंडेड है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर जिस तरह इंटरिम गवर्नमेंट पिछले 1 साल 2 महीने से आपको रूल कर रही है विदाउट एनी मैंडेट, ये आइन की नफी है और ये आइन सस्पेंडेड है। अगर आर्टिकल 6 लगता है तो इन लोगों पे लगता है जो गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से बैठे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है इलेक्शन 14 मई को होना था, वो नहीं हुआ। तो इस वजह से देखें, अभी पंजाब गवर्नमेंट, देखें इलेक्टेड गवर्नमेंट हो ना, वो आंसरेबल होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। अब पंजाब गवर्नमेंट को आप देख लें, आज दफा 144 नाफिज कर दी, पिछले 6 महीने से तो वैसे भी उन्होंने दफा 420 नाफिज की हुई है पंजाब के अंदर, जिस तरह गैर कानूनी तरीके से बैठे हैं। लेकिन अब दफा उस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, ये निशानदही की जा सकती है इसकी? जी बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन देखें इलेक्शन है आपका 10-12 दिन बाद। जो पुलिस है, अब कल को अब कोई अगर एक पॉलिटिकल पार्टी कोई एक्टिविटी करती है, खास पॉलिटिकल पार्टी, तो वहां पे जो बंदा कॉर्नर मीटिंग करता है उसको रात को पुलिस उठा के ले जाती है। आपने सलमान राजा साहब का ट्वीट देख लिया होगा उन्होंने किया। तो मतलब अगर इस तरह सुप्रीम कोर्ट को देखे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना है, सुप्रीम कोर्ट एक देखे इस मदर इंस्टीट्यूशन जो सारे मुल्क के इंसाफ के इंचार्ज होता है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले कर सकती है। तो तारीख में अच्छा नाम याद रखा जाएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉजिटिव किरदार अदा किया। तो मेरे ख्याल से तो ये ज्यादा बेहतर तरीका होगा, ये पंजाब गवर्नमेंट थोड़ा आंसरेबल करे, जो अनइलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी है यहाँ पे, ना जाने का नाम ले रही है, ऐसे कर रहे हैं। चले अब जा रहे हैं, बस दिन उनके गिने गए हैं, अब थोड़े ही दिन रह गए हैं, उन्हें बेस्ट विशेस दें। ऑलरेडी उन्होंने अगला बंदोबस्त भी कर लिया है। वो बल्ला लेके क्रिकेट बोर्ड में जा रहे हैं। आपका बल्ला छीन के क्रिकेट बोर्ड बल्ला साथ ले गए। देखिए, चले अबूजर की आवाज़ में तातुल माजरत। अबूजर, अब जब बात हो ही गई है उनकी बानी पीटीआई की, तो अनीक साहब आपने जिस ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दिया, 30 साल माशी कारकर्दगी का जायजा, उसमें नवाज शरीफ साहब बेहतर, लेकिन मकबूल जो हैं, वो मशहूर जो हैं, वो हैं पीटीआई के बानी। अब हम क्या समझे, वो कह रहे हैं तो कोई ना समझे खुदा करे, कोई वोटर्स किसे वोट देंगे? देखिए, मकबूलियत का मामला आइनी या इंतखाबी मामला से तो नहीं है। मकबूलियत नवाज शरीफ की भी बढ़ के 52% पे आई है, उसी रिपोर्ट में पब्लिश हुई है। तो अभी कुछ दिन रहते हैं, इंतखाबी जो है वो आप यूं कहिए कैंपेन उन्होंने आज शुरू की, और आपने देखा कि हमारे यहाँ वो इंतखाबी गहमी का जो वो एक माहौल है, अब वो बनने लग गया। हमारा मतलब एक जेन्युइन, हमारे यहाँ जो इलेक्शंस है, इंतखाबी जो आपका ये मुहिम है, सरगर्मियां हैं, वो एक तरह की यानी एंटरटेनमेंट है, यानी लोग उसमें, और अगर आप मुकर्रर और जितने लीडर्स हैं, वैसे तो खैर सारी दुनिया में ही लीडर्स वो होते हैं जो अपनी ऑडियंस को यानी मुतासर करते हैं, उनके यानी उनको एंगेज करते हैं अपने साथ। ये एक आर्ट होता है, वरना अगर बिल्कुल ड्राई होके वो बात करे, ये काम तो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर करता है जी। तो पूरी दुनिया में लीडर जाहिर है कि उनको इस फन में वो एक्सपर्टीज लेनी होती है। हमारे यहाँ अब आपने देखा कि वो मामला शुरू हो गया। मरीम नवाज का अपना एक अंदाज है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का जो अंदाज था वो तो ऐसा था कि वो जनरेशंस तक लोगों को याद है। नवाज शरीफ का अपना एक अंदाज है, बिलावल भुट्टो का अपना एक अंदाज है, आज आसफा भुट्टो भी सामने आई है, जो बहुत अच्छी बात है। बड़े खूबसूरत रिदम पर उन्होंने आज अपनी कारकुनों से बात करते हुए अपनी गुफ्तगू का जो है ना वो इख्तिताम किया है। तो बुनियादी तौर पे ये एक यानी लीडर का ये इम्तहान होता है कि उसने अपनी ऑडियंस को एक तरह से एंटरटेन भी करना होता है, उसको हंसाना भी होता है, उसको
इमोशन में भी लेकर आना होता है, ये सारा आर्ट यानी वो भी हमें देखने को मिल रहा है। ये खूबसूरत, ये अच्छी गहमा गहमी है। और इसमें आपने ये देखा कि वो यानी तेज लहजे में बात कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, तो जाहिर है कि वो एक खास वोट बैंक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद बदतमीजी का और इल्जाम तराशी का और झूठी खबरों का वो वाला सिलसिला अभी तक देखने में नहीं मिल रहा जो 2018 में बदनसीबी से मिला था। और वो जो आप यानी PMLN की भी कैंपेन अगर आप देखें तो वहां भी वो आपको उस तरह के इंतकामी इरादे, ये बिलावल भुट्टो जरूर कह रहे हैं जी जी कि वो बहुत इंतकामी है और छोड़ेगा नहीं। हाँ, डरा रहे हैं वो, डरा रहे नून लीग से आएंगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे पे एक तफा करें, मेरे पे तसल्ली रखें। लेकिन देखते हैं वोटर क्या बाय करता है। अभी ये दान आदिल साहब, आपके ख्याल में जो वोटर है वो कारकर्दगी देखकर वोट देगा या मकबूलियत से फैसला होगा? फिर कबूलियत से फैसला होगा। वो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं सुहेल वड़ाइच साहब, वो कहते हैं मकबूलियत नहीं कबूलियत भी चाहिए। अच्छा। और कबूलियत अब देखिए ना, एक तरफा तो हो रहा है सारा। PTI के उम्मीदवारों के घरों पे छापे, मियां अजहर जैसे बुजुर्ग आदमी और शरीफुन नफ्स आदमी, उनके घर यानी सुबह फजर के वक्त, फजर से भी पहले 3 बजे उनके घर में घुस गए, तोड़ फोड़ की। इस तरह मुतअद्दिद हलकों से आ रहा है कि लोगों के खिलाफ एंटी करप्शन के मुकदमे दायर हो रहे हैं कि अगर वो जीत जाएं तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे दबाव डाल के उनको किसी खास पार्टी में ये भी इंतखाबी गर्मा गर्मी है ना जी। गहमा गहमी से गर्मा गर्मी। एक रियासत पूरा हुकूमती ढांचा एक पार्टी के खिलाफ बरसरे बेकार है, सरगर्म है, और साफ नज़र आ रहा है कि एक तरफा सा इलेक्शन है। इसमें वो कोई 2 पार्टियों की, अगर इस वक्त PTI भी आज़ाद होती, नून लीग भी, फिर मज़ा सही आता। लेकिन ये कि अब PTI को तो उन्होंने बिल्कुल बांध के रख दिया है, दीवार से लगा दिया है, तो एक तरफा सा इलेक्शन है। अब देखते हैं कि अवाम कितनी टर्नआउट कितना होता है। और बानी PTI कह रहे हैं कि जो इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर ना निकला उसके से टिकट वापस ले लिया जाएगा। अगर रूपोश रहनुमा बाहर निकल आए तो क्रैकडाउन तो शदीद हो जाएगा। नहीं, वो उनको नहीं कह रहे जो रूपोश हैं, जो रूपोश नहीं है उन्हें कह रहे हैं कि गिरफ्तारी अगर होती है तो हो जाए, लेकिन तुम बाहर निकलो, कैंपेन चलाओ। जाहिर है वो पॉलिटिकल लीडर हैं, वो इस तरह की बात करेंगे। और PTI जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे तो वो बहुत सरगर्म है, लेकिन अवाम में जाने में उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब दफ़ा 144 लगा दी गई है पंजाब में। अब इलेक्शन है, 4 से ज़्यादा आदमी जमा नहीं हो सकते। ऐसा इलेक्शन मैं पहली बार देख रहा हूँ, हो सकता है और लोगों ने देखा हो, लेकिन मैं 1990 से इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा कि दफ़ा 144 लगा दी हो। आज मरियम ने, नवाज शरीफ साहब ने अपनी कैंपेन की है, वो रैली वैली निकाली है, लेकिन और आसफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो ने भी एक कारकुनों से खिताब किया, लेकिन लतीफ़ खोसा वो करना चाह रहे थे तो उनके घर के बाहर पुलिस लगा दिया। दफा 144। आप 1990 से इलेक्शन देख रहे हैं, तो 1990 से लेकर अब तक की जो मुआशी कारकर्दगी ब्लूमबर्ग ने जांची है, आप उससे मुत्तफिक हैं? उसका नतीजा है कि आज पाकिस्तान दिवालिया है, माशी तौर पे फांक है। हमें $25 अरब चाहिए इस साल बैरूनी कर्जे, पुराने कर्जे उतारने के लिए और तिजारती खसारा पूरा करने के लिए। बरामदात हमारी 20 अरब और दरामदात में $20 अरब का फर्क है। एक फिक्रे का इजाफा भी करें ना, ये भी तो कहे ना कि ब्लूमबर्ग लिफाफा है। चले इसमें सारी बात पे ना है, हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इलेक्शन में दिन थोड़े और कहा जा रहा है कि इलेक्शंस के बाद PDM-2 हुकूमत बनने जा रही है। ये पेशगोइयां कौन कर रहा है? और जाहिर है बाद अज़ इंतखाब सबसे बड़ा जो सवाल होगा वो आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से होगा। मुबैयन तौर पर राना साहब स्टेटमेंट चल रही है जहांगीर तरीन साहब से मंसूब, वो कह रहे हैं कि शरीफ बरादरान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो पंजाब से पीपल्स पार्टी का चांस खत्म या पिक्चर अभी बाकी है? अभी तो बहुत से ट्रेलर चलेंगे, फिल्में तो अभी बनेंगी जाके रिजल्ट्स के बाद। रिजल्ट जब आएगा उसके बाद फिल्म बननी शुरू होगी, फिर जनाब सलमा में रिलीज होगी, नेटफ्लिक्स में तो आखिरी वक्तों में आएगी। सो ये अभी लंबा काम है, अभी तो ये सारी कहानियां चल रही हैं। अभी तो आप इस तरह हो जाएगा, उस तरह हो जाएगा। लेकिन आप देखें, अभी मैं एक चीज जरा आपकी इजाजत से बात करना चाहूंगा। ब्लूमबर्ग की बार बात हो रही थी, आप भी बार बार शरारत कर रही थी कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि ये हो रहा है, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं वो हो रहा है कि PTI जनाब बड़े मकबूल। एनीवेज, ये बिल्कुल ब्लूमबर्ग मुझे ऐसे लगता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसे लगता है जैसे फजलुर रहमान की सियासत है ना, वैसे ही है। हैट्स ऑफ टू जुगनू मोहसिन, क्या उन्होंने सवाल किया और क्या उन्होंने कहा जनाब के जुगनू मोहसिन ने मौलाना से पूछा कि जनाब आपके जरिए माश क्या है, तो वो ऐसी दुआएं हमें भी करवा दें, हमें आप भी
मौलाना साहब को फोन करे, हमारी तो बात सुनते नहीं, मेरी तो खास तौर पे नहीं सुनते, लेकिन कोई भी हमारे पैनल से फोन करे, सानू भी दुआवां लवा दो, भाग लगे रवण मौलाना साहब। आप खुद जाती तौर पे अल्लाह से लो लगाएं राना साहब, आपका भी कुछ ना कुछ बन जाएगा। नहीं, अल्लाह से तो रोल लगी हुई है हमारी, लेकिन उन पे तो मेहरबानियां ज्यादा है ना, चले पे तो मेहरबानियां ज्यादा है। चले राना साहब, इलेक्शंस के हवाले से तो आप हल्के फुल्के हमें इशारा दे चुके हैं, 8 फरवरी को इनेकाद के हवाले से शरारत भी कर चुके हैं। हमें ये बताएं, आज़ाद उम्मीदवार का झुकाव किसकी तरफ होगा? सिंपल सी बात है, बहुत दफा कह चुका हूँ, 15 जनवरी को भी कहा था आपके शो में, उससे पहले भी कहा था आपके शो में, फिर दोबारा कहता हूँ कि डॉलरों के सामने, फ्रैंकेनस्टाइन के सामने मुश्किल हो जाएगा उनको रेजिस्ट करना, उस डॉलर को रेजिस्ट करना, उन डॉलरों को रेजिस्ट करना, उन डॉलरों के सूटकेसों को रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ये जितने आजाद उम्मीदवार हैं, लेकिन सबको पैसे नहीं मिलेंगे, उनको मिलेंगे जिनकी जरूरत होगी, और वही नंबर है जो उनके लिए काफी होगा जिसने भी हुकूमत बनानी होगी। और बाकी ये कहा जाए कि जनाब इमरान खान अंदर बैठ के कह दिया हम टिकट कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, या व्हाटएवर, या उनको पार्टी से निकाल दें, कोई फर्क नहीं पैदा। इस वक्त दौड़ ये लगी हुई है कि किसी तरीके से जनाब आजाद उम्मीदवार इलेक्ट हो जाओ, मेजोरिटी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ, मेजोरिटी ऑफ देम, और वो इस चक्कर में जनाब कि किसी तरीके से इलेक्ट हो जाओ, शायद साड़ा को मोल चंगा लग जाए। ठीक है। अच्छा, ये ऐसे में हम देख रहे हैं जिनकी आपने जेल में बात की, बानी पीटीआई, साइफर केस बहुत तेजी से आगे बढ़ा है नैयर साहब, और उसमें हमने तलखी भी देखी कल भी और आज भी। आपको किधर जाता हुआ ये मामला दिखाई दे रहा है? बिफोर इलेक्शन इसमें कोई फैसला हो सकता है? किसका? साइफर केस। हाँ, साइफर केस में तो स्पीड लग रही है जी, क्योंकि इमरान खान साहब की जमानत है मुकदमात में, एक में सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है, और आज भी जो सूरत हाल डेवलप हुई है लाहौर हाई कोर्ट में कि उनकी पिटिशंस फॉर प्री अरेस्ट बेल रिस्टोर हो गई हैं। इमरान खान साहब तेज़ी से जिन मुकदमात में गिरफ्तारी हो रही है या नहीं हुई उनमें ज़मानतें लेने में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह तर भी और किसी कीमत पर भी ये 8 फरवरी से पहले बाहर ना आएँ और उसके बाद भी इन्हें कुछ अर्सा जेल रखा जाए। 8 फरवरी से पहले हुकूमत हर हरबा इख्तियार करेगी कि इन्हें ज़मानत ना मिले, इनकी रिहाई ना हो। साइफर केस की रफ्तार भी बता रही है कि इस रफ्तार से मुकदमा चलाया जा रहा है कि जैसे चंद दिनों में फ़ैसला मतलूब है। तोशाखाना के मुकदमा की भी रफ्तार अनयूजुअल है। बस एक ही सवाल है तमाम अहले इक़्तिदार से जो अदालतों को प्रेज़ाइड कर रहे हैं, क्या इस मुल्क में बाकी तमाम संगीन जुराइम या छोटे जुराइम के मुकदमात की समात की यही रफ्तार है, या ये सूरत और ये एक्सपीडियंसी सिर्फ एक केस के लिए और एक शख्स के लिए है? क्या बाकी अदालतों में इंसाफ की फरहमी की इस रफ्तार से ज़रूरत नहीं? बस इतना ही सवाल है कि तमाम इंतज़ाम सिर्फ एक शख्स के मुकदमात को जल्द मुकम्मल करना है। जिस मुकदमात का इतना ज़्यादा शोर है, संगीनी है, तो आज बताया गया है कि 9 मई के मुकदमात में और मार्च के मुकदमा में अभी तक बानी पीटीआई को गिरफ्तार भी नहीं किया गया और कोई मुकदमा और शुरू नहीं हुआ। मेरा ख्याल है 9 मई का कोई मुकदमा अभी तक समात भी शुरू नहीं हुई। माजरत सिर्फ एक सिलेक्टेड है। खत्म हो गया। ये सवाल अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे। आने वाले जवाब तलाशेंगे अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह ने के पान।